Hey guys, how are you all? Myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. दोस्तों JIGL सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और इसके पहले वाले सेशन में हमने इस चैप्टर के पहले 4 टॉपिक को डिस्कस किया था और आज इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बाकी के टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले ले और इन टॉपिक को अच्छे से समझना है। देखो हमारा टॉपिक नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि जो सरकार का काम होता है वो मैनेजमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में कैसे होती है। तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलती है, मतलब लीगली उसको एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट चाहिए, डिजिटल फॉर्म में डॉक्यूमेंट होंगे तो भी उसका लीगली रिकॉग्निशन यानी कि एडॉप्शन होता है, जिसके साथ डील करता है सेक्शन नंबर 4 ऑफ आईटी एक्ट 2000। द लॉ रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर सेल भी कैसी होनी चाहिए इन राइटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिटर्न चाहिए। जैसे कि आपको अभी हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट दिख रहा है, तो ये मेरे बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है वो डिजिटल फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी है पर राइटिंग में है, तो इन राइटिंग होना चाहिए। इन अ टाइप रिटन मैनर, टाइप रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एंड प्रिंटेड फॉर्म, कोई भी फॉर्म में कैसा होना चाहिए, या इन राइटिंग मतलब हैंड रिटन बट डिजिटल फॉर्म में, या तो फिर टाइप रिटन मतलब टाइप किया हुआ, या तो फिर प्रिंटेड फॉर्म। देन सच रिक्वायरमेंट शैल बी सेटिस्फाइड इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज rendered or made available in electronic form and accessible so as to be usable for a subsequent reference। मतलब अगली बार उसका यूज करना है subsequent reference के लिए, मतलब आगे उसके रेफरेंस के लिए उसका इस्तेमाल करना है, तो वो कैसा होना चाहिए, एक्सेसिबल, मतलब हम उसको एक्सेस कर सके। जैसे कि हमारे पैम्पलेट है, आपको फिर से इसको देखना है तो आप फिर से साथ स्मार्ट स्टडी ऐप ओपन करोगे, फिर से उसके अंदर पैम्पलेट देख पाओगे। उसके और एक बार 1 महीने बाद फिर से रिवीजन करना है, फिर से पैम्पलेट ओपन करना है, आप फिर से ओपन कर सकते हो। मतलब जितनी बार उसको एक्सेस करना है उतनी बार एक्सेसिबल होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, एनी लॉ रिक्वायर्स दैट द इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइडेड इन टाइप लेन और प्रिंटेड फॉर्म, टाइप लेन मतलब टाइप इलेक्ट्रॉनिकली या फिर प्रिंटेड फॉर्म, देन इवन द डेटा प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हिच कैन बी रिफर्ड सब्सिक्वेंटली विल बी ट्रीटेड सफिशिएंटली। मतलब ऐसे कोई भी डिजिटल फॉर्म में डेटा टाइप रिटन हो, हैंड रिटन हो या प्रिंटेड फॉर्म हो, जिसको कि सब्सिक्वेंटली हम रेफरेंस के तौर पे यूज कर सके, तो वो सफिशिएंट रहेगा और उसको एडॉप्ट किया जाएगा। उसके बाद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। देखो यहां पे हमने जो देखा ना, उसमें क्या था, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स था। अब लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर का पूरा कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले सेशन में मैंने समझा दिया है। देखो सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स दैट एनी इंफॉर्मेशन और मैटर should be authenticated by affixing signature of any person। affixing यानी कि pasting मतलब करके, digital signature, signature of any person, then such requirement shall be satisfied if it is authenticated by means of digital signature। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके ऊपर कोई पर्सन की सिग्नेचर जरूरी है, तो वो हम डिजिटल सिग्नेचर करके भी वो कर सकते हैं, मतलब उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। affixed in such a manner as may be prescribed by central government। और ये डिजिटल सिग्नेचर कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों के कॉम्बिनेशन से, जिसको कि की पैर कहा जाता है, उससे हम डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं और वो ऑथेंटिकेट हो जाता है डॉक्यूमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, इफ एनी लॉ रिक्वायर्स दैट एनी सिग्नेचर बी अफिक्स्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करनी पड़ेगी, ऐसा है, देन अफिक्सिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर विल बी सफिशिएंट। मींस इफ क्या कहा है, एनी लॉ रिक्वायर्स दैट द सिग्नेचर शैल बी अफिक्स्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करना जरूरी है, तो अगर हम वो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो भी वो सफिशिएंट है, मतलब लॉ उसको रिकॉग्नाइज करेगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसके साथ डील करता है सेक्शन 6 ऑफ आईटी एक्ट। फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म और एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट, क्रिएशन, रिटेंशन और प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। क्रिएट करना, उसको रिटेन करना मतलब रखना, या प्रिजर्व करना मतलब स्टोर करना ऑफ रिकॉर्ड्स, इश्यू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस और परमिट और रिसिप्ट और पेमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कोई ग्रांट देनी है, लाइसेंस देना है, परमिशन देनी है, रिसिप्ट देनी है या पेमेंट करना है, एंड इट्स एजेंसी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस या उसकी एजेंसी को, देन इट मे बी डन थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। क्लियर हो रहा है सेंटेंस? देखो फिर से, फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन करनी है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है जो कि क्रिएशन करना है, उसका रिटेंशन करना है या फिर उसको प्रिजर्व करना है ऑफ रिकॉर्ड्स, देन इश्यू ऑफ ग्रांट, इश्यू और मतलब ये सब रिकॉर्ड्स इश्यू करने हैं, और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस मतलब कोई लाइसेंस देना है, या परमिट और रिसिप्ट और पेमेंट either in government office or its agency, then it may be done through electronic forms. Then retention of electronic records, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें रिटेन करना है, जिसके साथ डील करता है सेक्शन 7। तो इसमें क्या कहा है, where any law provides that the documents, records or information shall be retained for any specific purpose, retain मतलब संभाल के रखना, then that requirement shall be deemed to have been satisfied if such document, records or information are retained in the electronic forms. The following conditions must be satisfied, मतलब जब ऐसा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स या इंफॉर्मेशन को आपको रिटेन करना पड़ेगा बाय लॉ, ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स या ये इंफॉर्मेशन या ये रिकॉर्ड को रिटेन कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, बट उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? द इंफॉर्मेशन कंटेन देयर इन, मतलब वहां पे जो हमने इंफॉर्मेशन रखी है वो remains reasonably accessible for subsequent reference, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है बट वो लॉक है तो नहीं चलेगा, आगे फ्यूचर में यूज करना है तो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन इन द फॉर्मेट इन विच इट वॉज ओरिजिनली जनरेटेड, मतलब ओरिजिनल सोर्स होना चाहिए, उसके साथ आपने कुछ टेम्परिंग, कुछ छेड़खानी की है तो वो नहीं चलेगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनली एज इट इज होना चाहिए जो कि ओरिजिनेटर ने बनाया था। एंड द डिटेल्स विच विल फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट एंड द टाइम ऑफ डिस्पैच और रिसिप्ट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब कि ये ओरिजिनेटर ने कब बनाया था, कौन से फॉर्म के अंदर था, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि पता चल जाए कि भाई देखो ये ओरिजिनेटर है, ये टाइम पे, ये डेट पे ये डॉक्यूमेंट को ओरिजिनली बनाया गया था, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है। तो अगर ये 3 कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाती है तो कोई भी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन जो कि आपको स्टोर करनी है, रिटेन करनी है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करो, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लीगली वो वैलिड है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स, अभी देखो ये इसके अंदर में ही आ जाता है, इसलिए यहां पे टॉपिक कौन सा है, 7A। तो देखो any records or information maintained in electronic form can be audited just like a physical document, जैसे हम फिजिकली सब रिकॉर्ड्स होते हैं और उसको ऑडिट मतलब चेक कर सकते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी ऑडिट कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, wherein a contract formation, the communication of proposal, the acceptance of proposal, the revocation of proposal and acceptance as the case may be are expressed in electronic form or by means of electronic record, then such contract shall be deemed to be unenforceable solely on the ground that electronic forms or mean was used for the purpose. That means in simple words, contract formed through electronic mode will be treated as a valid contract. देखो अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अभी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, ऑफर है,
एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। ये सारी चीजें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो तो भी वो वैलिड होती है। और आपने कुछ भी रिवोकेशन वगैरह किया है तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाएगा, और आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑफर और एक्सेप्टेंस किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म हो सकता है। एट्रीब्यूटेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एट्रीब्यूटेबल मतलब उसके एट्रीब्यूशंस मतलब उसके फीचर समझ लो। तो एज पर सेक्शन 11 एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर फर्स्ट इफ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। देखो ओरिजिनेटर ने खुद वो भेजे हैं या फिर एनी ऑथोराइज्ड पर्सन ऑन हिज बिहाफ, जो ओरिजिनेटर है मतलब जिसने कंटेंट क्रिएट किया है उसने ही किया हो या उसके किसी ऑथोराइज्ड पर्सन ने ये सेंड किया हो, या ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ ओरिजिनेटर मतलब ओरिजिनेटर की ही कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जिससे कि ये इंफॉर्मेशन सेंड हुई है, तो उसके लिए यहां पे ओरिजिनेटर को हम एट्रीब्यूट करेंगे मतलब उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। दैट मीन्स कि इन सिंपल वर्ड्स इफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज सेंट बाय ओरिजिनेटर या तो हिज ऑथोराइज्ड पर्सन और बाय हिज ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ द ओरिजिनेटर, देन ओरिजिनेटर विल बी डीम्ड टू बी सेंट बाय द ओरिजिनेटर। मतलब वो जो रिकॉर्ड है वो ओरिजिनेटर ने खुद भेजा है पर्सनली, मतलब उसकी परमिशन से, ऐसा ही माना जाता है। मतलब कि यहां पे कुछ भी होगा तो वो ओरिजिनेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देन इसी के अंदर आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच। तो देखो इसके लिए क्या कहा गया है यहां पे, पहले देखते हैं हम टाइम ऑफ डिस्पैच। द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच शुड बी एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। मतलब कब भेजना है तो ओरिजिनेटर और एड्रेसी मतलब जिसको भेजना है उसके बीच में जो टर्म्स डिसाइड हुई है उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। बट इफ नो सच एग्रीमेंट एग्जिस्ट मतलब ओरिजिनेटर और एक्सेसी जिसको ये भेजना है उसके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, देन द डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डीम्ड टू अकर when e-records enter the computer resources outside the control of originator। मतलब ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बाहर जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है तो भी उसको क्रिएट कर दिया है या डिस्पैच कर दिया है ऐसा माना जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां से मेल भेज दिया, मेल ड्राफ्ट किया, आपको सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, अब मैं उसको रोक नहीं सकता, मेल को वो आप तक पहुंचेगा ही। तो जैसे ही मैंने सेंड बटन प्रेस कर दिया मेरे कंट्रोल के बाहर निकल गया तो वो डिस्पैच हो गया उसी टाइम पे, ऐसा मान लिया जाएगा। और सामने डेट और टाइम ऑफ रिसिप्ट कब माना जाएगा, तो द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू अकर इफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंटर द कंप्यूटर सोर्स ऑफ एड्रेसी और कंप्यूटर सोर्स ऑफ डेजिग्नेटेड बाय द एड्रेसी। मतलब जब जो एड्रेसी है या एड्रेसी का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन डेजिग्नेटेड पर्सन है उसके कंप्यूटर तक पहुंच गया, मतलब उसका रिसिप्ट हो गया। अभी हो सकता है कि उसने देखा ना हो बट रिसीव हो गया, मैंने आपको मेल भेजा है और आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में वो मेल आ गया तो मतलब रिसिप्ट हो गई। अभी आपने मेल ओपन नहीं किया है ये डिफरेंट मैटर है, बट टाइम ऑफ रिसिप्ट जब आपके कंप्यूटर में वो डेटा आ जाते हैं तब माना जाएगा। क्लियर हुआ ये पूरा टॉपिक? चलिए दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है और समझ लिया है अच्छे से तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें हम पहले बात करेंगे सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज अ ट्रस्टेड बॉडी whose central responsibility is to issue, revoke, revoke का मतलब होता है कैंसल, renew and provide directories of electronic certificates। मतलब यहां पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी है यानी कि वो ट्रस्टेड बॉडी है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म समझ लो आप, जिसके पास पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इश्यू, रिवोक यानी कि कैंसल, रिन्यू एंड डायरेक्टरीज प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं या रिन्यू करने की जिनको अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो हो जाएगी हमारी सर्टिफाइंग authorities। And as per IT Act 2000 as amended, certifying authority also means a person who has been granted a license to issue electronic signature certificate। मतलब वो कोई भी पर्सन जिसको कि यहां पे लाइसेंस दिया गया है कि भाई वो पर्सन इश्यू कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
तो वो पर्सन जिसको कि ये लाइसेंस दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू करने का, उसको भी हम यहां पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही मानेंगे, क्योंकि उसके पास पावर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू कर सके। देन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर क्या आता है, तो द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट टू प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखो यहां पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी प्रोसीजर इश्यू करे फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैविंग रिगार्ड टू द कॉमर्शियल सर्कमस्टेंसेस prevailing at the time when the procedure is used। ये कहा गया है सेक्शन 16 में। When the procedure has been applied to an electronic record at the specific point of time, then such record is deemed to be a secure electronic record। देखो when the procedure has been applied, procedure पूरा अप्लाई किया गया है to the electronic record at a specific point of time, specific time पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रोसीजर फॉलो किया गया है, then such record is deemed to be, मतलब मान लेंगे a secured electronic records from such point of time to the time of verification। मतलब जब उसका वेरिफिकेशन हुआ है तब से ये सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होती है उसको सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा इफ दो चीजें याद रखनी है, the signature creation data at the time of affixing signature was under the exclusive control of signatory and no other person। मतलब जब ये सिग्नेचर डेटा क्रिएट किए गए हैं तब वो पूरी की पूरी अथॉरिटी जो सिग्नेचर करने वाला है यानी कि सिग्नेटरी उसी के कंट्रोल में था और ना कि किसी और पर्सन के कंट्रोल में, और उसने बना दिया है, ऐसा नहीं है, मेरे ही कंट्रोल में था और मैंने ही यहां पे सिग्नेचर क्रिएशन डेटा बनाया हो। और दूसरा, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा वाज स्टोर्ड एंड अफिक्स्ड इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये सिग्नेचर के जो डेटा होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन जो एज अ सिग्नेचर हम लोग यूज करते हैं, वो स्टोर एंड अफिक्स्ड बाय सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, जो कि सेक्शन 15 में प्रिस्क्राइब किया है, उसी मैनर में यहां पे ये इंफॉर्मेशन सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल की गई है। और अगर ये दो चीजें फॉलो हुई है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होती है उसको सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके इन चीजों को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। चलिए यहां तक की चीजें आपकी रिफर हो गई हो तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 है कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा। मतलब अगर आप डेटा प्रोटेक्ट करने में, सेफ रखने में फेल हो गए तो आपको क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो देखो इसके साथ डील करता है सेक्शन 43A, वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कंपनी समझ लो आप, पोजेसिंग, डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन, जिसके पास कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन है, इन अ कंप्यूटर रिसोर्स विच इट्स ओन्स, कंट्रोल और ऑपरेट, वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि वो खुद की मालिकी की है या खुद मैनेज या ऑपरेट करती है, देन इज अ नेग्लिजेंट in implementation and maintaining a reasonable security practices and procedure and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, then such body corporate shall be liable to pay damages। मतलब कि ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कोई भी पर्सनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा रखते हैं तो वो इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सारे डेटा को वो प्रोटेक्ट करे, सेफ रखे। मतलब आपके पर्सनल इंपॉर्टेंट डेटा सपोज मेरे कंप्यूटर में, मेरी किसी सिस्टम में स्टोर है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को मैं स्टोर रखूं, सिक्योर रखूं। अब यहां पे कुछ भी नेग्लिजेंस होता है जिसकी वजह से डेटा थेफ्ट हो जाता है और कोई इसका मिसयूज करता है, तो यहां पे ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर डैमेज बाय द वे ऑफ कॉम्पनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। जिसको भी ये डेटा थेफ्ट की वजह से या डेटा लॉस की वजह से कुछ डैमेज हुआ है, तकलीफ हुई है, तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। इट मे बी नोटेड दैट द बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एनी कंपनी एंड इंक्लूड्स फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट बोला है मतलब सिर्फ कंपनी नहीं, उसके अंदर कोई फर्म भी आ जाएगी यानी कि पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप या इवन अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि एओपी।
एंगेज इन कॉमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो उनकी सबके पास जो भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, और फेल हुए तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। नाउ रीजनेबली सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर मींस, ये ऊपर कहा कि भाई रीजनेबल, देखो ये सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर करना पड़ेगा और उसमें नेग्लिजेंस होती है तो पेनल्टी लगेगी। तो यहां पे ये समझ लो कि सर ये रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या है, क्योंकि वो हमने किया है और उसके बावजूद भी कुछ डेटा लॉस हो जाता है तो फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट को डैमेज पे करने की जरूरत नहीं है। डैमेज पे तब करने पड़ेंगे जब वो ये रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये रीजनेबल प्रैक्टिस क्या है। तो देखो मींस सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोटेक्ट सच इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी सिस्टम जो कि इन प्राइवेट पर्सनल सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। फ्रॉम एन अनऑथोराइज्ड एक्सेस, किससे प्रोटेक्ट करना है, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डैमेज, यूज, modification, disclosure or impairment as may be specified in the agreement between the parties or it may be specified in any law for time being in force, and in absence of such agreement or law such reasonable security practice and procedure as may be prescribed by central government in consultation with such professional bodies or association as may be deemed fit। मतलब कि यहां पे मेन चीज ऐसा है कि ऐसे सिस्टम या प्रोसेस जो कि जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। किससे प्रोटेक्ट करना है, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डैमेज, टेम्परिंग, इससे। क्लियर। अभी दोस्तों यहां पे ये कहा है कि भाई जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव होनी चाहिए। तो ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होती है इसको भी समझ लो। दैट मींस सच पर्सनल इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है कि भाई ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इन कंसल्टेशन विद सच प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशन, ये तो कॉमन है। एंड अ पर्सन, यहां से आपका काम का पॉइंट आया। एंड अ पर्सन, देखो, फेलिंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और फेलिंग टू फाइल द रिटर्न हैज टू पे पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग which the failure continues। मतलब 4 दिन के लिए ये फेलियरिटी कंटिन्यू रही तो मैक्सिमम एक दिन का 1,000 के हिसाब से 4,000, उससे कम हो सकता है। ठीक है। एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल ऑफ रेगुलेशन अट्रैक्ट्स द लायबिलिटी। देखो कॉन्ट्रावेंशन मतलब इसके हिसाब से जो करना है उससे आपने कुछ गलत किया है, रॉन्ग किया है, देन इट अट्रैक्ट्स द लायबिलिटी टू पे कॉम्पनसेशन अप टू ₹25,000 टू पर्सन affected by such contravention to pay the penalty up to that amount। मतलब कॉन्ट्रावेंशन की वजह से अगर किसी भी पर्सन को नुकसान हुआ है तो उसको 25,000 रुपए तक का मुआवजा यानी कि कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो आई होप कि यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एपिलिएट ट्रिब्यूनल। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक बार रिफर कर लेना है, एग्जाम ओरिएंटेड ये 2 पॉइंट इतने काम के नहीं है, एक ये वाला और ये वाला। तो मैं भी यहां पे एक बार पढ़ के दिखा देता हूं, आप लोग भी शांति से 1-2 बार पढ़ोगे सिर्फ। देखो, चैप्टर 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपिलिएट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 48 to 62 इसके साथ डील करता है। द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलिएट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 सेल ऑन एंड फॉर्म द कमेंसमेंट ऑफ Part XIV of Chapter 6 of Finance Act 2017 be appellate tribunal for the purpose of this act, and said appellate tribunal shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred on it by under this act. The central government shall specify by the notification the matters and places in the relation to which the appellate tribunal may exercise the jurisdiction, and in the same chapter there are provisions regarding the compounding of offense and recovery of penalties. Any person aggrieved by an order of the controller of certifying authority or adjudicator can appeal to the appellate tribunal within 45 days, जिसके साथ ये मेंशन किया गया है सेक्शन 57 में। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय, अग्रीव्ड मतलब होता है अफेक्टेड बाय,
any decision or order of the appellate tribunal may appeal to the high court within 60 days. मतलब हाई कोर्ट में 60 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं. The jurisdiction of civil court is bad in respect of any matter which an adjudicating officer or the appellate tribunal has the power to determine. ये सिर्फ मैंने कहा एक पूरे दूसरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए रीड कर लेना है. The extraterritorial operation of the act is provided for by enacting that the provision of the act apply to any offense or contravention committed outside India by any person irrespective of his nationality if the act or conduct in the question involves a computer system or computer network located in India. तो यहां पे ये वाले जो दो पार्ट थे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थे, सिर्फ एक बार पढ़ लेने थे, वो भी हमने कंप्लीट किए. देन नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. हालांकि ये वाला पॉइंट भी एग्जाम ओरिएंटेड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. द इंटरनेट सिस्टम डिपेंड्स फॉर इट्स वर्किंग ऑन द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. देखो इंटरनेट फैसिलिटी हमको मिलती है पर वो किसके ऊपर डिपेंड है? हमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क की, मतलब जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, अगर जियो के टावर नहीं आते तो आपको इंटरनेट का एक्सेस प्रॉपर नहीं मिलेगा. अगर जियो के नेटवर्क्स बहुत बढ़िया लेवल के आते हैं तो आपको इंटरनेट का एक्सपीरियंस जबरदस्त होगा. मतलब वो डिपेंड करता है ऑन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज इंटरमीडियरीज. फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जियो एटसेट्रा. An intermediary with respect to any particular electronic records means any person who on behalf of another person receives, store or transmit that records or provide any service with respect to that records, and includes telecom service provider, network service provider, internet service provider, web hosting service providers, such engines मतलब search engine, online payment sites, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड साइबर कैफे. क्योंकि यहां पे आप अपने इंफॉर्मेशन डालते हो, यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करते हो, तो यहां पे उनको ये सारी चीजों को सिक्योर्ड रखना है. एंड इन द कैपेसिटी एज द इंटरमीडियरी और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मे हैव टू हैंडल द मैटर विच मे कॉन्ट्राविन द एक्ट. तो मतलब उन लोगों को, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम कंपनीज है या साइट्स है, उन लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि वो इन सब मैटर को डील करे. क्योंकि यहां पे अगर कोई भी एक्ट कॉन्ट्राविन होता है तो वो लोग अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एक्ट, तो इंफॉर्मेशन तो उनके थ्रू ही शेयर हुई होंगी, तो वो भी अंदर इन्वॉल्व होंगे ही. टू अवॉइड सच consequences, the act declares that no network service provider shall be liable under this act, rule or regulation made thereunder for any third party information or data made available by him if he proves that the offense or contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence मतलब proper care to prevent such commission of the offense or contravention. मतलब यहाँ पे एक्ट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया इन लोगों को, सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम कंपनी है या होस्टिंग कंपनीज है या सर्च इंजिन है, कि अगर यहाँ पे आपने ड्यू डिलीजेंस रखा है, प्रॉपर केयर रखी है और उसके बावजूद भी कोई डेटा लीक हो जाता है, मेड अवेलेबल बाय हिम, देखो खुद उसने किया है, तो फिर यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, टेलीकॉम कंपनीज होती है, सर्च इंजिन होते हैं जैसे कि गूगल है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो सब उनकी यहां पे जिम्मेदारी नहीं बनेगी. और यहां पे ये हमारा आखिरी पार्ट है ऑफेंस एंड पेनल्टीज, जो कि एक्चुअली में तो आपको पढ़ना ही है, बट यहां पे हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो, टेम्परिंग विद कंप्यूटर रिसोर्स डॉक्यूमेंट, अगर आप कंप्यूटर डॉक्यूमेंट है उसके साथ टेम्परिंग, कोई छेड़खानी करते हैं, तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन क्या है? whoever knowingly और intentionally कंसिल मतलब छुपाना, हाइड करना, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर मतलब चेंज करना, डिस्ट्रॉय मतलब उसको पूरा खत्म कर देना, और इंटेंशनली और नोइंगली कॉजेज अनदर टू कंसिल, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क व्हेन द कंप्यूटर सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट मेंटेन्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया शैल बी पनिशेबल. यहां से आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड शुरू हुए, आपको तो मेन यही याद रखना है. पनिशमेंट क्या रहेगी? पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 लाख और
बोथ। तो मेन चीज आपको सीधी यही याद रखनी है कि अगर टेम्परिंग विद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट हुआ है तो ये जो है इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड फाइन जो कि 2 लाख रुपए तक हो सकता है, या दोनों, यानी कि इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं। एंड इट मो बी नोटेड दैट कंप्यूटर सोर्स कोड मींस, अब यहां पे कंप्यूटर सोर्स कोड कहा, इसका मतलब क्या होता है, मींस लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड्स, डिजाइंस एंड लेआउट्स एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर सोर्स इन एनी फॉर्म। मेन चीज जो मैंने येलो हाईलाइट की है वही याद रखनी है। और दूसरा है कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है, लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट है किसी की, या चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब रॉन्ग पर्सनालिटी क्रिएट करना, मतलब मैं बोलता हूं कि मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से, हाँ, तो मैंने यहां पे अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी ली है, मतलब फेक मूछ मेकअप वेकअप कर दिया है या गलत तरह से इंप्रेशन दी है, तो वो उसको कहा जाता है पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर सोर्स। मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लड़के लड़की की आईडी बना के फेसबुक पे चैट करते हैं, बातें करते हैं, इंस्टा पे रील्स करते हैं, तो ये क्या हुआ कि ये आपने पर्सोनेशन किया, आप जो है वो नहीं कोई और दिखा रहे हो। या फिर वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, या साइबर टेररिज्म, या पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, मतलब कुछ सेक्सुअल कंटेंट आपको दिखाते हो, पॉर्न है या ऐसा कुछ, दैट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग। तो ये ध्यान रखना पहले दोस्तों कि किसी भी फ्रेंड्स वगैरह को ऐसी कोई भी क्लिप फोटो वोटो शेयर करते हो ना, तो ध्यान रखना आईटी एक्ट के अंडर में ये गुनाह है। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, आप कोई भी ऐसे वैसे फोटोज वीडियोस मस्ती मजाक में शेयर करते हैं, बट यहां पे आपको लीगली तकलीफ हो सकती है। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डेपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ये तो मतलब भयंकर गुनाह है। कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट्स, वीडियो क्लिप्स, फोटोज जो कि चाइल्ड को, बच्चों को सेक्सुअलिटी प्रमोट करते हैं, मतलब पॉर्न बच्चों के रिलेटेड, तो ये भी पनिशमेंट है इसके लिए, और उसके लिए तो खतरनाक पनिशमेंट है। मतलब वो तो आप गए समझ लो, मतलब सर मैंने तो कुछ नहीं किया है, मुझे तो आया था वीडियो, या मैंने तो जस्ट शेयर किया, तो भी मरोगे। ठीक है, शेयर गलती से भी मत करना, मोबाइल में स्टोर भी मत करना। मिसरिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, disclosure of information in breach of lawful contract, publishing electronic signature certificate false in certain particulars, and publication of fraudulent purpose। तो अगर इसमें से आपने कोई भी गलत किया है तो उसकी पेनल्टी, आप सीधे पेनल्टी ही याद रखो, बीच की कुछ चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। imprisonment for term which may extend to 3 years and fine which may extend to 5 lakh or with बोथ। पर इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे है जहां पे पनिशमेंट और भी सीवियर होती है। तो यहां पे हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप ये पूरे टॉपिक को अच्छे से समझोगे। पहले तो पूरे पैम्पलेट्स को अपनी नोटबुक में लिखोगे, फिर ये सब क्वेश्चंस जो है उसको आप समझ के इसके भी आंसर लिखने की कोशिश करोगे। तो यहां पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आई होप कि इसकी सारी चीजें आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में लोएस्ट फीस पे अवेल करने के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साल स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही डाउनलोड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।